नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, एनसीडीआरसी ने एक निर्णय सुनाया है 5 जुलाई 2023 को। पहले एनसीडीआरसी क्या होता है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। ये अपील जो थी वो फाइल की गई थी, अपील नंबर 100, जो कि एक जो ऑर्डर आया था स्टेट कमीशन का, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, अपील नंबर 100। तो ये जो भी स्टेट कमीशन रिड्रेसल कमीशन के जो ऑर्डर हैं वो माननीय जो है एनसीडीआरसी में फाइल किए जाते हैं, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसके जो पार्टीज थी और इन्होंने यहाँ पर जो निर्णय सुनाया वो क्या था, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 जुलाई 2023 को आया है और ये 2 अपील्स थी। फर्स्ट अपील्स थी जो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 19 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब 2019 का आ चुका है, लेकिन जो पहले के जो चूंकि अपील थी 2016 की फाइल की गई थी, तो इसलिए 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें फाइल की गई। ऑर्डर जो था कि 4/11/2016 को आया था, जिसमें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन तेलंगाना हैदराबाद ने जो अपील जो फाइल की गई थी, जो अपीलेंट ने जो अपील फाइल किया उसमें वो ऑपोजिट पार्टी थे स्टेट कमीशन में, और यहाँ पर प्रेयर किया था कि उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए जो स्टेट कमीशन ने दिया था, और जो जिसमें कंप्लेनेंट ने कंज्यूमर कंप्लेंट थी 18 ऑफ 2012 जो फाइल की थी। और यहाँ पर उन्होंने एनहेंसमेंट की जो है वो मांग की है, जो प्रेयर की है, और यहाँ बोला है कि 18 लाख रुपया जो कंपनसेशन थी उसे 40,10,000 कर दिया जाए विद 18% पर एनम फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। तो ये यहाँ तक कर दिया जाए। दोनों की अपील्स थी। एक यहाँ पर जो एक अपीलेंट है वो एक हॉस्पिटल है, उन्होंने अपील फाइल की थी अगेंस्ट द ऑर्डर। जो ऑर्डर जो दिया गया था उसमें 18 लाख की कॉम्पनसेशन का अवार्ड किया गया था। और दूसरी जो अपील थी वो इनहेंसमेंट की अपील फाइल की थी। वो कंप्लेनेंट्स थे जो स्टेट कमीशन में कंप्लेनेंट्स थे, यहाँ पर भी अपीलेंट बने वो। तो मीन्स एक तरह की 2 क्रॉस अपील्स थी वो फाइल की गई, और दोनों अपील्स को जो है सेम ऑर्डर द्वारा डिस्पोज किया गया, क्योंकि सेम इश्यूज थे कंसिडरेशंस पे, और टेकन अप टुगेदर लिया गया। सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर जो अपील जो फाइल की गई है उसे लीड केस माना गया, क्योंकि लीड केस माना गया और नोटिस इशूड हुए थे, और वो दोनों पार्टीज ने अपने रिटन आर्गुमेंट्स और सिनॉप्सिस हैं वो फाइल किए थे सो एंड सो डेट को। अब फैक्ट्स क्या थे, वो ये थे कि जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो केस में जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो यहाँ पर जो अपील फाइल की है उसमें ऑपोजिट पार्टी बने हैं, और साथ में वो अपीलेंट भी है जहाँ उन्होंने वो एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन की जो प्रेयर की है। तो कंप्लेनेंट्स ने जो है वो वाइफ और सन है डिसीज्ड के, और सो एंड सो डेट 2009 को वो सो एंड सो हॉस्पिटल में गए। कंप्लेंट थी उनकी हीट स्ट्रोक हुआ है और फिर उनको बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया, और उनको सो एंड सो डेट को बाईपास सर्जरी हुई इस हॉस्पिटल नंबर 1 में, जो कि परफॉर्म किया था ऑपोजिट पार्टी नंबर 2 ने। और जो हॉस्पिटल को ऑपोजिट पार्टी 1 बनाया गया और जो डॉक्टर्स थे उनको ऑपोजिट पार्टी 2 है। सर्जरी में ये जो इरेगुलर और इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हुई, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो गई वेसल्स में, जो कि ब्रेन की तरफ जो ब्लड वेसल्स जाती है, तो उसके एज कॉन्सिक्वेंस होने की वजह से जो ब्रेन ने डिसफंक्शन ब्रेन ने सफर किया डिसफंक्शन, और डिसीज जो है वो अनकॉन्शियस हो गए, कॉमा ये चले गए ऑपरेशन थिएटर पे। ब्रीथिंग को सपोर्ट करने के लिए डिसीज्ड को वेंटिलेटर पे रख दिया गया, और पेशेंट की जो डेथ है जुलाई सो एंड सो डेट को 2009 को हो गई। अब कंप्लेनेंट्स ने फिर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की स्टेट कमीशन में, और एलिगेशंस लगाए कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है ऑपोजिट पार्टी की साइड से, और कॉम्पनसेशन 40 लाख की प्रेयर। ऑर्डर आया नवंबर 2016 को, और स्टेट कमीशन ने
अलाउ कर दी कंप्लेंट को और डायरेक्शंस दी ऑपोजिट पार्टी हॉस्पिटल को कि वो 18 लाख रुपया कंप्लेनेंट्स को दें विद कॉस्ट ऑफ 5000। और कंप्लेंट जो थी ऑपोजिट पार्टी के टू अगेंस्ट में जो डाली गई थी उसको खारिज कर दिया जो डॉक्टर्स थे। अब अपीलेंट ने जो चैलेंज किया ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन में, जो ग्राउंड्स थे वो बताए हैं कि स्टेट कमीशन ने एक्नॉलेज नहीं किया क्योंकि पेशेंट जो है पेशेंट ने स्ट्रोक सफर किया था, जो कि एक इनहेरेंट रिस्क होता है जो कि बाईपास सर्जरीज के दौरान हो जाता है, जो कि एक वेल नोन एंड इनहेरेंट रिस्क है बाईपास सर्जरी के साथ। तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया था पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को। मेडिकली फिजिबल मेजर्स थे ऑपोजिट पार्टी ने लिए थे ताकि इसकी इस तरह का अकरेंस ना हो। और जो स्ट्रोक हुआ था वो क्लॉट हुआ था जो कि प्लेक इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेक ऑफ फैट मटेरियल और डेब्रिस था, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया था ब्लड वेसल्स में जो कि ब्रेन की तरफ जाती है, जो कि ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से नहीं हुआ था, जो कि रॉन्गली अलेज्ड किया गया है कंप्लेंट द्वारा। और कंप्लेंट ने कोई एक्सपर्ट टेस्टिमोनी नहीं दी सब्जेक्ट मैटर पे, ना ही स्टेट कमीशन ने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया एक्यूरेट कंक्लूजन में अराइव करने के लिए। और स्टेट कमीशन ने जो है एनेस्थीसिया चार्ट को भी नहीं ठीक से एनालाइज किया, जिसकी जो कि रिकॉर्ड किया गया था सर्जरी के दौरान, जो इंडिकेट करता था कि सफिशिएंट ऑक्सीजन थी वो पेशेंट के ब्लड में थी। और MRI रिपोर्ट भी रिवील करती है क्योंकि ये एक इन्फार्क्ट था, कोई हेमोरेज नहीं हुआ था ब्रेन में। पेशेंट रिस्पॉन्सिव था 4th डे तक ऑपरेशन के, और 5th डे ऑफ सर्जरी के बाद वो अनरिस्पॉन्सिव हुआ, और ये सजेस्ट करता है कि कोई डेफिशिएंसी नहीं थी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन। तो ये सारे मेडिकल जो हैं वो लिए गए, कंटेंशंस लिए गए और जो ग्राउंड्स लिए गए, और अपीलेंट ने भी अपने ग्राउंड्स लिए कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है रिस्पोंडेंट की साइड से, क्योंकि एज, स्टेटस और इनकम ऑफ डिसीज्ड को जो स्टेट कमीशन है यहाँ एरर की है। और कंप्लेंट अपीलेंट जो है उनको, जो सेकंड अपील में जो अपीलेंट है उनको हायर कॉम्पोजिशन मिलनी चाहिए। और जो जजमेंट थी वो डिटर्मिनेशन कॉम्बिनेशन थी, वो वायलेशन है इन द वायलेशन ऑफ लॉ। और ये सारे जो है वो अपने ग्राउंड्स रेज किए। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, रिटन सिनॉप्सिस, रिटन आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स सुनने के बाद यहाँ पर समड अप हुआ कि हॉस्पिटल ने कंटेंट किया था कि वो उन्होंने कॉम्पिटेंट और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया था, और डॉक्टर्स डॉक्टर्स ने जो है अपनी ड्यूटीज की ही पेशेंट को प्रॉपर मैनर पे, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर नहीं हुआ था। कंडक्टिंग सर्जरी से पहले हॉस्पिटल ने एक्सप्लेन कर दिया था पेशेंट को, अटेंडेंट को, कि कंडीशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, रिस्क क्या है, और कंडक्टिंग सर्जरी जब उनसे कंसेंट ले लिया तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कंडक्ट की थी सर्जरी, डिस्चार्ज किया था ड्यूटीज इन प्रॉपर मैनर। और डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया था पेशेंट रिलेटिव्स को डेली इन द मॉर्निंग और इवनिंग में भी पोस्ट ऑपरेशन पीरियड के बाद दौरान, और सफिशिएंट और नेसेसरी ट्रीटमेंट था पेशेंट को दिया गया विद द हेल्प ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन कोई भी ऐसा साइंस और नहीं बताया जा रहा था कि वो जो कि रिमेनली डीपली कोमेटोज इन द स्टेट ऑफ कोमा। ट्रैकोस्टोमी भी की थी ENT सर्जन द्वारा, और MRI स्कैन होने के बाद हॉस्पिटल ने एक्सप्लेन कर दिया था कि रिस्क इन्वॉल्व है शिफ्टिंग द पेशेंट टू द वेंटिलेटर और इनोट्रोपिक सपोर्ट जो होगी उसमें से एक रिस्क है, वेंटिलेटर पेशेंट को वेंटिलेटर में भेजना और इनोट्रोपिक सपोर्ट देने में एक रिस्क होगा। और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि पेशेंट को घर ले जाएं ताकि पेशेंट का मैनेजमेंट और किया जा सके, और इसलिए हॉस्पिटल को कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि डिस्चार्ज कर दें। और रिक्वेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, एक्सप्लेन भी कर दिया था रिस्क और प्रोग्नोसिस को। और जब घर लेके गए तो पेशेंट की डेथ हो गई, क्योंकि कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुई थी हॉस्पिटल की साइड से। तो हॉस्पिटल ने रिलाइड भी की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इस ऑनरेबल कमीशन की वो सारे जजमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट किया। जो कंप्लेंट्स ने अपनी कंटेंशंस दी कि पेशेंट कॉन्शियस थे, कोहेरेंट थे, कोई क्लॉट्स नहीं थे प्री सर्जरी स्टेज में। सर्जरी के दौरान ही
मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई और एनेस्थेसिस्ट और अदर्स जो की वजह से, चाहे वो एनेस्थेसिस्ट हो या फिर कोई डॉक्टर हो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया, जिसकी लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हुई ब्रेन पे और पेशेंट जो है कोमा में चले गए। तो ये सारे उन्होंने अपने अपने ग्राउंड्स लिए और ये भी बताया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हॉस्पिटल ने कि किस तरह से ब्रेन में क्लॉट हुआ। हॉस्पिटल ने फेल टू डिस्चार्ज दिया ऑनर्स एक्सप्लेनिंग कि पेशेंट किस तरह से कोमा में चले गए और ग्रॉस नेग्लिजेंसी हुई पोस्ट ऑपरेटिंग केयर पे कि एमआरआई कंडक्ट हुआ 4 दिन के बाद। तो कंप्लेनेंट्स ने ये भी कंटेंट किया कि कैरोटिड डॉपलर टेस्ट भी नहीं किया गया, जबकि एक हाई रिस्क कैटेगरी के थे और न्यूरोलॉजिस्ट ने रिकमेंडेशन भी की थी। ईजी भी नहीं किया गया पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज पे, जो कि रिकमेंडेशन किया था न्यूरोलॉजिस्ट ने। ऑपरेशन नोट्स में ये नहीं कहीं बताया गया कि मॉनिटरिंग नहीं की गई ब्लड फ्लो की ब्रेन में, जबकि एक हाई रिस्क कैटेगरी का ऑपरेशन था। प्री ऑपरेटिव एंटीजी रिपोर्ट शोज की significant residual visible myocardium or there was a significant chance of the recovery of the patient। और ऑपोजिट पार्टी ने कोई सीडी रिकॉर्डिंग्स भी दी सर्जरी की। तो ये सारे कंटेंशंस थे। काउंटर कंटेंशंस होने के बाद स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर दिया था उसके ऊपर उन्होंने उस पर भी माननीय एनसीडीआरसी ने गौर किया और स्टेट कमीशन ने बताया था कि ये ड्यूटी है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की, जब सर्जरी की जाए तो देखा जाए और प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, जो ब्लड है ब्रेन में जा रहा है और प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्रेन में जानी चाहिए। स्टेट कमीशन ने सम डिस्क्रिपेंसीज भी पाए कंसेंट फॉर्म में। स्टेट कमीशन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स की इट्स इम्पेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर अटेंडिंग टू इंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इंसिडेंट केस में नहीं हुआ। और रिलेशनशिप ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, जो हॉस्पिटल और ऑपरेटिंग डॉक्टर जो है वो मास्टर सर्वेंट का होता है। फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट, जो मास्टर जो है वो इक्वली लायबल होता है अंडर विसिरियस लायबिलिटी के दौरान। विसिरियस लायबिलिटी यही कहती है कि जो भी एक्ट होता है मास्टर का, वो जो सर्वेंट का होता है वो मास्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोई इसलिए ऑपोजिट पार्टी ने रीजनेबल केयर नहीं कर पाई ट्रीटिंग द पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये कंसिडर्ड व्यू में है कि स्टेट कमीशन ने फाइंडिंग्स दी थी नेग्लिजेंसी की ऑन द पार्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टी। सारे मटेरियल्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स को देखा, एविडेंस जो प्रस्तुत किए गए, डॉक्यूमेंट्स का नोट लिया गया और राइवल कंटेंशन सुनने के बाद और केस लॉ को रिलाइट करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमें कोई एरर और इलीगलिटी नहीं मिलती है स्टेट कमीशन के ऑर्डर पे, और जिसकी वजह से कोई इंटरफेरेंस है वो की जा सके एट द अपील स्टेज। तो इसलिए हम इंडोर्स करते हैं स्टेट कमीशन की फाइंडिंग्स को विद रिस्पेक्ट टू द नेग्लिजेंसी ऑन द पार्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टी एज वेल एज फिक्सिंग द लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। लेकिन अब जो क्वांटम ऑफ जो कॉम्पनसेशन थी उसमें एज, स्टेटस और इनकम और डिसीज देखने के बाद स्टेट कमीशन ने फिक्स की थी कॉम्पनसेशन 18 लाख। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने कहा कि हम एग्री हैं जो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन जो राइट हुई है स्टेट कमीशन द्वारा, और लेकिन एट द टाइम ऑफ कंप्लायंस ऑफ स्टेट कमीशन ऑर्डर जो कि 1 मंथ, तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो है वो अवार्ड की जाती है 18 लाख रुपए शैल बी पेबल और द सिंपल इंटरेस्ट जो है फ्रॉम 9% पर एनम फ्रॉम डेट सो 2016 का, जो कि डेट एंड ऑर्डर थी स्टेट कमीशन प्लस 1 मंथ, तो टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ बाय द अपीलेंट हॉस्पिटल हेड। तो कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन थी वो एनहांस कर दी गई, 5,000 की जो कॉम्पनसेशन अवार्ड की थी उसको 30,000 का अवार्ड कर दिया। और स्टेट कमीशन और जो एंटायर कॉम्पनसेशन थी जो कि 18 लाख की थी स्टेट कमीशन द्वारा, उसको 9% पर एनम फ्रॉम डेट 2016 डेट से कर दिया। एंड कॉस्ट अवार्डेड जो थी वो पे कर दी, शैल बी पेड विद इन 1 मंथ, फेलिंग विच जो टोटल अमाउंट जो होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ शैल बी कैरी ए सिंपल इंटरेस्ट जो बन जाएगा तब 12% पर एनम टिल एक्चुअल पेमेंट तक। इसलिए बहुत अपील्स को इस ग्राउंड्स पे डिस्पोज कर दिया। तो ये था ऑर्डर एनसीडीआरसी का जो कि 5 जुलाई 2023 को आया था। तो उम्मीद है ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे।
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।